सभी मित्रों को नमस्कार। जोगिंदर पॉल जी पर केंद्रित इस एकाग्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज यह इस एकाग्र की 11वीं कड़ी है और इसमें हमारे साथ जाने माने लेखक और चित्रकार अशोक भौमिक जी उपस्थित हैं। आप सभी मित्रों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कोई लेखक जब सृजन की दुनिया में अपने हिसाब से रच रहा होता है, रचे हुए को लेकर लोगों के साथ संवाद कर रहा होता है, तब उसके जीवन में जाने कितनी शख्सियतें आती हैं। जब मैं रचे हुए को लेकर संवाद की बात करता हूं तो उसका आशय आप समझ ही रहे हैं। रचना प्रक्रिया से तो है ही, और बाद में किसी रचना के बनने के बाद उसे सर्वप्रथम किसी को सुनाने की बात हो, किसी जगह प्रकाशनार्थ भेजने की बात हो, किसी संपादक से चर्चा हो, और बाद में जब रचनाओं का कोई संचयन बनता है तब उसके प्रकाशन को लेकर उससे जुड़े हुए लोगों से मिलने जुलने की बात हो। ये सभी अपने आप में उसी रचनात्मक सक्रियता के कहीं न कहीं तत्व हैं, उसके उदाहरण हैं। और इन सब के बीच हम एक दूसरे को जानते समझते हैं। साथ में रहते हुए कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए भी हम एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। कई बार यह जानना समझना लेखक से मिलने से बहुत पहले शुरू हो जाता है। लेखक को लेकर हमारे भीतर कोई एक छवि बनी होती है और बाद में किसी अकादमी के परिसर में, किसी प्रकाशन संस्था के परिसर में उससे मुलाकात होती है, तब हमें वह मिलना कितना सुखद लगता है, कितना अच्छा लगता है। आज ये सारी चर्चाएं होंगी। जाने माने लेखक अशोक भौमिक जी का जोगिंदर पॉल जी के साथ कई स्तरों पर संबंध है। ये उनकी किताबों के आवरण से जुड़े हुए हैं, उनकी रचनाओं के गहरे मुरीद हैं। कई कई जगहों पर दोनों ने साथ साथ शिरकतें की हैं, और भी ऐसी कई बातें हैं जो आज हम जानेंगे। तो आइए मित्रों, हम अशोक भौमिक जी से अनुरोध करते हैं कि वे अपना वक्तव्य आरंभ करें, और क्यों नहीं यहीं से बात शुरू हो कि वे जोगिंदर पॉल जी को कब से पढ़ रहे हैं और उनसे उनकी प्रत्यक्ष भेंट कब हुई। अशोक भौमिक जी। अर्पण कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत दिनों बाद जोगिंदर पाल जी के बारे में कहीं बात हो रही है। ये देखना, ये सुनना अपने आप में बहुत प्रीतिकर है। और इसका कारण भी है कि हम जोगिंदर पाल जी के साथ एक बात ये रही कि हिंदी के पाठक और उर्दू के पाठक, वो दोनों के बीच में ही वो आवाजाही उनकी रही है। और मैं असल में थोड़े वर्षों के लिए मैं कलकत्ते में था, और जब मैं 2002 में दिल्ली आया था, 2002 में मैं भारतीय ज्ञानपीठ में नौकरी करने दिल्ली आया था, तो उस समय राजी सेठ जी के यहाँ मैं गया था। तो वहाँ पे मेरी जोगिंदर पाल जी से पहली मुलाकात हुई थी। मुझे पहले नज़र में, पहले ही भेंट में मुझे लगा कि ये बिल्कुल अलग किस्म के व्यक्तित्व हैं इनका। उसका कारण ये है कि मैं इलाहाबाद में रहा हूँ, मैं आजमगढ़ में रहा हूँ, और बचपन से मैं साहित्यकारों के बीच में रहा। मैं साहित्य का छात्र तो यूँ नहीं था कि मैं BA MA साहित्य में कर रहा था, मैं विज्ञान का छात्र था। लेकिन साहित्यकारों को मैंने बहुत करीब से देखा। पूरे इलाहाबाद में वो पीढ़ी जो 70-80 के दशक में बहुत सक्रिय थी, उनके साथ बड़ा हुआ। और जो बहुत
वरिष्ठ रचनाकार थे, उनको दूर से पास से देखने का मौका मिला। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि जिस समय जोगिंदर पाल जी से मेरी मुलाकात होती है, तो मुझे लगा कि जितने लोगों से आज तक मेरी मुलाकात हुई है और जिनसे लोगों के साथ मैं उठता बैठता हूँ, उनसे बिल्कुल भिन्न किस्म के एक व्यक्तित्व जोगिंदर पाल थे। जोगिंदर पाल जी से मेरी राजी सेठ जी की यहाँ मुलाकात के बाद बहुत थोड़े ही दिनों बाद, मेरे ख्याल से वो 2003 का जनवरी का महीना रहा होगा, मुझको ये कथा कथा की ओर से एक टॉक का आयोजन किया गया था, जिसमें कि जोगिंदर पाल जी को अपना वक्तव्य रखना था। आप जानते हैं कि दिल्ली में एक जगह है आईआईसी में बहुत खास किस्म के लोग आते हैं, इसलिए बहुत भीड़ तो नहीं होती है, लेकिन एकदम एक जाड़े की सुबह थी वो, करीब अनयूजुअल, ऐसे समय पे आमतौर से कार्यक्रम नहीं होते। उस दिन शायद वो 9 बजे था और मैं वहाँ ऑफिस जाने के पहले मैं सीधे वहीं पहुंचा था। और ये एकदम मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था कि वो जिस विषय पे बोल रहे थे, उस विषय पे एक बात होती है, हो सकती है, इसका भी मुझे अंदाजा नहीं था। उनका विषय था कि साइलेंस इन लिटरेचर, साहित्य में खामोशी। और करीब 1 घंटा 20 मिनट वो बोले थे, 1 घंटा 30 मिनट ऐसा होगा। और उनके मुझे लग रहा था कि वो हर बात जो वो कह रहे थे वो मेरे लिए नई थी। उनको दुनिया को देखने का नजरिया, उनका जो साहित्य को समझने का नजरिया और साहित्य के जो छोटी छोटी चीजों के बारे में उनकी उनकी जो स्वतंत्र अवधारणा थी, ऐसा नहीं कि फला लोग किसी ने कहा है तो उसको आप रिपीट कर रहे हैं। जो पाल जी बिल्कुल अपने नए ढंग से चीजों को देखते थे और बहुत सोचने में मजबूर करते थे मेरे लिए। मैं एक चित्रकार के नाते, पाल जी मेरे स्टूडियो में आते रहे हैं और वो पेंटिंग को देखते थे, तो ये लगता है कि आप पूछे उनसे कि पाल जी कैसा लगा, ये पेंटिंग कैसी लगी, वो कुछ नहीं बोलते थे। तो एक दिन जब बात हो रही थी, इस साइलेंस के बारे में बता रहा हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अशोक, जो भी साहित्य हम पढ़ते हैं, जो कविता पढ़ते हैं, जो कहानी पढ़ते हैं या जो चित्र देखते हैं, उसका सही मायने में रसास्वादन उस समय होता है जब हम चित्र के बाहर आ जाते हैं। पेंटिंग के सामने खड़े होके हम जब पेंटिंग को देखते हैं, उससे कहीं ज्यादा उसको अनुभव करते हैं जब वो पेंटिंग नहीं होती है और एक एकांत में, एक खामोशी में हम उसको सोचते हैं, समझते हैं। रचनाओं के बारे में, कहानियों के बारे में, कविताओं के बारे में उनका बिल्कुल ऐसा ही मानना था। उनके जीवन में खामोशी शब्द जो है, साइलेंस का एक बहुत बड़ा महत्व था, क्योंकि कई बार हमने बातचीत करते हुए उनको कई ढंग से इस खामोशी को जीते और समझते देखा है। एक बार मुझे याद है कि कोई किसी कविता पुस्तक का विमोचन था और उसमें कविता का जो कवि थे वो कविता के पाठ भी कर रहे थे और उनके जो साथ में थे और कई कवि एक साथ पाठ कर रहे थे। और जैसा होता है हिंदी के ऐसे अवसरों पर, एक कविता पढ़िए, लोग कहते हैं वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इस तरह का चल रहा था। तो मैं थोड़ा बाहर आया था, वहां से देखा कि पाल जी अकेले टहल रहे। सुबह का मौसम था, मौका था। और मैंने उनसे पूछा कि पाल जी चाय पियेंगे, तो वो कुछ उखड़े हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा क्या कर रहे हैं ये लोग। मैंने कहा मैं समझ नहीं पाया क्या कर रहे, ठीक तो है, कार्यक्रम तो बढ़िया चल रहा है। कह ले कविता पाठ करने की चीज है, अरे तो गायन थोड़ी है, गाया जाता है। जो लोग गाना गाते हैं गाएं, लेकिन कविता को तो खामोशी से पढ़ना चाहिए। कविता को सीधे पाठक जो होता है उसके दिल पे उतरना चाहिए। कोई मतलब वाह वाह वाला मसला नहीं है जितना शोर। और वो शोर के बहुत मुखालफत करते थे, उसके अगेंस्ट में थे। शोर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। और शोर का मतलब, जब मैं शोर कह रहा हूँ कोट अनकोट, इसके कई अर्थ हैं जो आप लोग समझ रहे होंगे। उनकी किसी भी रचना में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पे कुछ हाई टोन उन्होंने इस्तेमाल किया या अति नाटकीयता है या कहीं शोर है, नारा है और जो प्रेडिक्टेबिलिटी कहते हैं वो भी है। ऐसा कहीं उनको नहीं दिखाई पड़ता। वो बार बार वो साइलेंस की बात करते थे। और कहानियों के बारे में, जैसे कि मैं एक बार उनके साथ गया था एक उर्दू गालिब एकेडमी में, एक सम्मेलन था उर्दू लेखकों का। तो वो सुनते रहे, 3-4 कहानियां पढ़ी गई थी, शायद 3 कहानी पढ़ी गई थी किसी अच्छे जो उर्दू के कहानीकार थे, उन्होंने कहानी पढ़ी।
उसके बाद ये बात हुई कि भाई पाल जी आप भी अपनी राय दीजिए कैसी कहानी है क्या है। वो थोड़ी देर खामोश रहे, फिर उन्होंने कहा कि यार कहानी लिखो, कहानी लिखो, उर्दू मत लिखो। और लोग सन्न हो गए। मैं भी सोच रहा था क्या कह रहे हैं पाल जी, क्या कहना चाहते हैं। उनको उनके वो जो भी कुछ कहते थे, और जब भी मौका मिला मुझे लगा कि हर बार जब भी मिले हैं तो मैं घर लौटा हूं कोई नई बात लेके। उनको कहानी के बारे में ऐसी कोई ऐसी अवधारणा थी किसी भी कला के बारे में जो कि भाषा की सीमा के परे जाके हम उसको कंसीव करते हैं। और उसका जो अलंकरण है, जब कहानी को आप बहुत सुंदर से आप बड़ी अच्छी भाषा में रचते हैं, तो उसके वो बिल्कुल अगेंस्ट में थे। और उनसे मैंने कहानी के बारे में बहुत कुछ सीखा है, कहानी का जिस तरह से कंडेंस करते हैं। और एक बात जो मुझे आज जरूर कहनी होगी, क्योंकि मैं इसके बारे में कभी चर्चा नहीं हुई है और मैं इस चीज को मानता हूं, उनका बताया हुआ ही रास्ता है कि पाठकों के ऊपर पूरा भरोसा करना चाहिए लेखक को। और मैं चित्रकला में भी समझता हूँ कि चित्रकला में भी चित्रकार को पूरा भरोसा होना चाहिए पाठकों, दर्शकों के ऊपर। कहने का मतलब कि आप जब कहानी लिख देते हैं तो उसको एक्सप्लेन ना कीजिए। हर बात को कहानी के अंदर इतना विस्तार मत दीजिए अनावश्यक, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। विस्तार आप तभी देते जब आप मान लेते हैं कि आपका पाठक जो है वो आप जैसा बुद्धिमान नहीं है। और ये एकदम मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत है। और ये पाल जी ने ही बताया था। चित्रकला में भी यही है कि जो जो भी कोई बात कहनी हो उसको कम शब्दों में कहा जाए। ये केवल शिल्प नहीं है, ये आपके पाठक के ऊपर आस्था भी है। और आप कहानियां देखेंगे पाल जी की तो आपको लगेगा कि जब आप कहानी पढ़ने के बाद आप बंद कर देते हैं, तब वो आपको कहानी आपके वो खामोश अवसर पर जो मुहूर्त होता है, जो पठन का, जब आप पढ़ लेते हैं उसके बाद जो है उसकी परतें खुलती हैं। पाल जी सृजनशीलता या क्रिएटिविटी के बारे में उनके अद्भुत विचार थे। एक उनका उपन्यास था पार परे। तो पार परे उपन्यास में उन्होंने हमें उपन्यास जब लिख रहे थे तभी बात हो रही थी कि मैं अंडमान निकोबार गया था और वहाँ पे मैं रहा वहाँ पे। और सरकारी आयोजन था, मैंने बहुत अच्छा समय बिताया, सब कुछ कर रहे थे। और फिर ये भी कहा कि मैंने उसमें वहाँ पे एक उपन्यास की भी तैयारी करनी शुरू की, अभी लिख ही रहा हूँ। तो मैंने उसे ऐसे ही कहा कि समुद्र के ऐसी जो जो अंडमान निकोबार का जो भौगोलिक स्थिति है, चारों तरफ समुद्र है, आदिवासियों का इलाका है, ऐसे ऐसे इलाके भी है जहाँ पे जो लोग रहते हैं उनसे आम लोगों का कोई संपर्क नहीं है। तो आपने तो आप वहाँ गए हैं तो आपने जरूर वहाँ की लोक कथाएं और इसके बारे में आपने सुना होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होता होगा। तो थोड़ी देर खामोश रहे, बोले हाँ वहाँ के फोक जो लोर्स हैं, फोक स्टोरीज हैं, जो वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन अशोक एक बात बताओ कि एक विशाल समुद्र के सामने खड़े हुए एक छोटा सा द्वीप है, तुम जानते हो, चारों तरफ पानी पानी है, और ऐसे में मछुआरे जो है सुबह जा रहे हैं। तो मछुआरों की जिंदगी को समझते हुए क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि उनकी लोक कथाएं कैसी होगी, वो किन कथाओं के सहारे जीते हैं। तो उसकी कल्पना करनी चाहिए। अगर कल्पना करके हम अपनी एक लोक कथा बनाते हैं, और ये नहीं जरूरी नहीं कि उस लोक कथा को बना के उसको लिख के अच्छा पवाने जाए, पर ये शायद वो ये कहना चाहते थे कि लिखने के पहले जो अपने को तैयार करने का जो एक्सरसाइज होता है, जो जो तरीका होता है, उसकी ओर इशारा वो कर रहे थे। और पाल जी के साथ जब भी बात होती थी, वो जैसा मैंने कहा कि वो ऐसी कोई बात नहीं करते थे कि मैं बहुत देर तक सोचता था कि वो क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि मैं जितने भी लेखकों से मिला हूँ वो सभी बहुत बड़े लेखक, इसमें कोई शक नहीं है, कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन पाल जी बिल्कुल सपाट किस्म की बात करते थे। जब वो बात करते थे, सपाट होने का मतलब ये नहीं कि वो सहज समझा जाए, वो काफी जटिल थे। वो बात जिस तरह से वो उनकी जो स्थापनाएं थी, जो सोच था, वो बहुत आसान नहीं था। मुझे याद है आज से काफी शायद वो 2006-07 का वक्त होगा, मेरा पहला उपन्यास जो था मोनालिसा हंस रही थी, उसका प्रकाशन हुआ था।
तो कुछ ऐसा था कि उसके प्रकाशन के तुरंत बाद तो काफी लोगों को अच्छा लगा था, और वो जिसे कहते हैं कि चालू भाषा में कि वो काफी हिट हो गया था। पाल जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, मुझे भी पता चला कि तुम्हारा उपन्यास बहुत अच्छा था, लोगों ने पसंद किया, और ये वो जो 2-3 बातें उन्होंने की। और फिर कहा, देखो अशोक, जब किसी चीज की तारीफ हो ना, तब बहुत, कोई अगर तारीफ करने लगे तुम्हारी कहानी की, या कोई उपन्यास की तारीफ करे, या तुम्हारी कोई भी पेंटिंग की तारीफ करे, तो फिर रचनाकार का पूरा प्रयास होना चाहिए कि इस को भूल जाए और आने वाले रचना पर काम करें। अगर हम उसके मोह में पड़ जाएंगे कि लोगों ने तारीफ की है तो हम उसको उसको उसका उपभोग कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पाल जी इस मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, मैं कहूँगा कि जो इन सब चीजों से बिल्कुल जितनी जल्दी हो। उन्होंने ये तो कहा कि भाई, लेखक को लिखने से अगर ख्याति मिलती है, अगर पाठक को अच्छा लगता है तो अच्छा तो लगेगा, लेकिन लेखक का दायित्व ये भी है कि उससे बाहर निकल के आए, क्योंकि उसको सतत उसके बाद भी रचना करनी है। क्योंकि जो सफल रचना है वो ऐसा नहीं कि रोज ही आपके पास एक एक सफल रचनाएं आएंगी। मेरा पहला उपन्यास जिस तरह सफल था, दूसरा उपन्यास उस तरह नहीं था, तो ऐसा हो ही सकता है। तो मुझे लगता है कि पाल जी से जब भी मैंने बात की, तो जितने भी सवाल दिमाग में रहते हैं उनको लेके जब भी बात करता था, उनके पास बहुत सुंदर जवाब होता था। और वो नायाब थे। वो नायाब इसलिए थे, मैं कहूंगा, कि लोग आशीर्वाद देते हैं कि सुखी हो, और पाल जी आशीर्वाद जब भी देते थे तो मुझको कहते तुम दुखी हो, क्योंकि सुखी व्यक्ति रचनाकार नहीं हो सकता। और एक अजीब सा एक रिलेशन, एक संबंध एक बन गया था कि पाल जी और कृष्णा जी मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए दिल्ली शहर में स्थानीय अभिभावक थे, और एकदम माता पिता जैसे हम लोगों का, हमारे परिवार के ऊपर उनका हाथ था। तो उन्होंने जो मेरी किताब, जब मैंने उनसे कहा कि मेरे किताब का विमोचन होना है और लोकार्पण होगा, उसमें मैं चाहता हूं कि किसी आर्ट्स कॉलेज में उन छात्रों के बीच में किताब को भी लोकार्पित किया जाए, तो पाल जी को मैंने निवेदन किया कि आप अगर होंगे सबसे अच्छा रहेगा। आप यकीन मानिए कि पाल जी जैसे लेखक, जो बुजुर्ग लेखक जिन्होंने पूरी दुनिया देखी है, वो एड्रेस कर रहे थे बीएफए के स्टूडेंट, बीएफए और एमएफए के स्टूडेंट थे, जो साहित्य से कतई किसी तरह जुड़े नहीं थे, और करीब 200-150 स्टूडेंट वहां पे थे, छात्र थे, और वो करीबन आधे एक घंटे बोले थे, और जितने भी लोग वहां मौजूद थे वो मुग्ध हो गए थे। उन्होंने बार बार कहा था कि वही दुखी वाला जो फैक्टर मैंने बताया, उन्हें कहा सुखी तो होना ही नहीं है, जो सुखी हो गया वो रचनाकार नहीं हो सकता। और पाल जी में एक बात ये थी कि वो जो बात कहना चाहते थे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते थे, बिल्कुल सीधे, वो कोई लाग लपेट वो बिल्कुल पसंद ही नहीं करते थे। मैंने कई जगह देखा, कई बार देखा है कि कृष्णा जी और पाल जी दोनों किसी कार्यक्रम में गए हैं, पाल जी कब क्या कह देंगे, हालांकि जरूरी है कि पाल जी जो भी कहते थे वो सच कहते थे, पर जो सामाजिकता होती है, व्यवहारिकता होती है, उस मामले में लोगों को बुरा भी लग सकता था। तो कृष्णा जी बहुत सजग रहती थी कि कब पाल जी कब क्या कह के बैठेंगे। मुझे याद है किसी दोस्त के यहाँ वो गए थे, वो मकान का गृह प्रवेश था, और उन्होंने कहा कि करीब, मुझे अभी अमाउंट तो नहीं याद है, कहा 1.5-2 करोड़ रुपए का ये मकान खरीदे हैं। तो उन्होंने कहा बिना बेईमानी किए हुए 1.5-2 करोड़ का मकान क्या खरीदा जा सकता है? और ये सवाल उन्होंने उनसे नहीं पूछा, ये सवाल मुझसे पूछा, और वो लोग, वो सज्जन, हम ये सुन रहे थे। तो पाल जी इस मामले में बिल्कुल परवाह नहीं करते थे। उन्होंने केवल इस मामले में नहीं, मैंने कई बार, मैं भारतीय ज्ञानपीठ में था, मुझे रोमांच होता था जब ज्ञानपीठ पुरस्कार का वार्षिक पूरी तैयारी होती थी, जब उर्दू लेखकों के लिए जो जो रिकमेंडेशंस आते थे, और मैं करीब 3 साल रहा ज्ञानपीठ में, और तीनों साल पाल जी का नाम उर्दू लेखकों में उनका नामांकन किया गया था, उनको रिकमेंड किया गया था, और ये ऐसा हो नहीं पाया वो बात और है। लेकिन पाल जी को जब मैंने ये बताया तो पाल जी को ऐसा लग रहा था कि उनको सुन के लगता था कि कोई गंदी बात कर रहा है या गाली बक रहा है।
आप पुरस्कार के बारे में एक वाक्य उनसे नहीं कर सकते थे, एक वाक्य भी नहीं। वो इतने पुरस्कारों से इतने दूर रहने वाले एक लेखक थे। उनको मान अपमान का इसका कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो कुछ किसी चीज के लिए कि हमको सम्मान मिलेगा, ये मिलेगा, किसी चक्कर में वो नहीं रहते थे। जो मैंने पहले आपसे कहा, आप लोगों से कहा कि मैंने बहुत लेखकों का साथ मेरा रहा है, मैंने देखा है उनको, बड़े से बड़े संघर्षशील लेखक, असफल लेखक सभी रहे, लेकिन पाल जी बिल्कुल नायाब थे। और मैं तो कहूंगा पाल जी नायाब हैं भी आज भी, क्योंकि उन्होंने जो बातें कही हैं वो मेरे जीवन का पाथे है। मुझे याद है कि एक मेरी किताब निकली थी जीवन पुराण जंक्शन। आज मैं थोड़ा सा अंश आपके उसकी भूमिका से मैं पढ़ के सुनाऊंगा। पाल जी की अभी दूसरी किताब जो मेरी आ रही है, उसमें भी मैंने वो भूमिका में पाल जी को याद किया है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ उसको थोड़ा सा शेयर करूं। जी, स्वागत। उर्दू के महान लेखक जोगिंदर पाल मेरे बहुत करीब थे। वे मेरी कहानियों को पढ़कर और चित्रों को देखकर मुझे आजीवन दुखी रहने का आशीर्वाद देकर कहीं चले गए। उनका मानना था कि सुखी आदमी कभी अच्छा रचनाकार नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे कहा था, हम वो मुसाफिर हैं जिन्हें एक समूची जिंदगी जीने के लिए एक शहर या एक गांव नहीं मिलता है। हर नए पड़ाव में हम पैदा होते हैं और उसे छोड़ते वक्त हम मरते हैं। इसी जिंदगी में हम बार बार मरते हैं, बार बार जन्म लेते हैं। पाल जी आज कौन से शहर में हैं पता नहीं, पर उनकी बातें मैं आज भी सुन पाता हूँ। पाल जी के अंतिम दिनों में उनकी कहानियों के सब पात्र उनके पास लौट आए थे, उनके साथ रहने। पाल जी उन्हीं से घिरे रहने लगे थे। उन्होंने कहा था, कहानी का सच कहानी के अंदर सांस लेता है, बाहर से उस पर हम सच को नहीं लाद सकते। उनकी सभी कहानियां कितनी सच थी, ये इन पात्रों ने उनकी जिंदगी में वापस आकर मुझे बता दिया था। सवाल मेरे पाठकों का, पर जवाब के नाम पर मैं पाल जी के कहे को उद्धृत कर रहा हूँ। पाठकों को अगर मेरी कहानियों में जिंदगी के सांसों की आवाज सुनाई दे तो समझ लीजिए कि कहानी काल्पनिक नहीं, सच है। शंख को कभी कान के पास लाकर सुनिएगा, समुद्र सुनाई देती। ये मेरे जीवन पुराण जंक्शन की भूमिका में मैंने पाल जी को याद किया था। अब मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी कोई किताब लिखूंगा और कभी भी ऐसी कोई चीज होगी कि मैं कुछ रचने की कोशिश कर रहा हूं तो पाल जी जरूर याद आएंगे। मैंने उनकी सबसे पहले उनसे जो उनकी कहानी सुनी थी, वो उसका शीर्षक ही कहानी था। आप लोग सभी परिचित होंगे, पर मुझे लगता है कि उसकी इतनी परतें हैं। मैंने उससे लेकर अभी एक नई किताब आ रही है, उसकी भूमिका में मैंने पाल जी को यूं याद किया है। एक ऐसी ही कहानी थी जो जोगिंदर पाल जी को मेले में मिली थी। बेचारी मेले में अकेले भटक गई थी। मेले के असंख्य अपरिचितों के भीड़ में सहमी डरी हुई कहानी ने पाल जी का हाथ थाम लिया था। वो उसे अपने घर ले आए थे। उनके आंगन में खेलती फुदकती उस कमसिन और बेहद हसीन कहानी की ढेरों तस्वीरें बनाई है मैंने। पाल जी, मैं अपने साथ ले जाऊं इसे? पाल जी मेरी नादानी पर खूब हंसे थे। बाप से पूछकर उसकी बेटी के साथ भागना चाहते हो। अगर सही मायने में चाहते होते तो अब तक इसका हाथ थाम थाम कर भाग गए होते, पर इतनी हिम्मत तुम में कहा। तुम आर्टिस्ट। जी मित्रों, हाँ, आवाज हाँ, आ तुम रही है मेरी? आर्टिस्ट हो जी सके तो इनके कुछ पोर्ट्रेट्स बना लो, पर ध्यान रहे पोर्ट्रेट आखिरकार एक नकल ही होते हैं। पिछली सदी में किसी एक मेले से कहानी को लेकर आया था, तो वो बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी जैसी वो आज दिखती है। बेतरतीब बाल, पैबंद लगे फ्रॉक पहने भूखी प्यासी कहानी के पैरों में जूते तक नहीं थे। ऐसा कहते हुए पाल जी हर बार की तरह अतीत में खो गए थे। मैंने कुछ देर तक पाल जी के लौटने का इंतजार किया, लेकिन वो नहीं लौटे। हार कर कहानी का जो पोर्ट्रेट मैंने बनाया था उसे सहेजा और पाल जी के घर से चला आया था। पाल जी को कहानी का वो पोर्ट्रेट मैं कभी नहीं दिखा पाया। इस वाकये के कई सालों बाद
पाल जी अपनी कहानी के साथ लिए उस पार चले गए। जाहिर है ये कोई अच्छी बात तो थी नहीं कि मैं इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता, पर उस रात जब ख्वाब में उनसे मुलाकात हुई तो लगा कि वो मुझसे मेरी नाराजगी को जानते हैं। बोले यार, मुझसे क्यों खफा हो, मैं तो चाहता था कि तुम्हें कहानी देना, पर इस जिद्दी लड़की का मैं क्या करूं, मेरा दामन ही नहीं छोड़ा इसने। फिर नीची आवाज में बोले, अपनी कहानी बगैर मेले में गए किसी को नहीं मिलती। मेलों में भटकते रहो, एक दिन शायद तुम्हें भी बेतरतीब बाल, पैबंद लगे फ्रॉक और भूखी प्यासी कहानी मिल जाए। वो रात और आज का दिन है। मैं मेलों में कहानियों को तलाशते हुए भटक रहा हूँ। कई बार वो दिख जाती है और हर बार मैं उसे पॉल जी के आंगन में बैठाकर पोर्ट्रेट बनाता हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि ये स्वतः ही मैं जब भी कुछ लिखने बैठता हूँ भूमिका में, पाल जी को जैसे याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे मैंने एक बार और दोहरा रहा हूँ कि बड़े से बड़े, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े से बड़े लेखकों का संग मेरा रहा है, मैं उनके साथ उठा बैठा हूँ, उनकी रचना प्रक्रिया से परिचित रहा हूँ। लेकिन पाल जी इतने नायाब थे कि उनसे आने वाली पीढ़ी के लोग इतना कुछ सीख सकते थे, और जो मैं तो पूरा नहीं सीख पाया क्योंकि मैं उससे काफी बाद में मिला था, और उनसे मेरा रिश्ता बिल्कुल परिवार का रिश्ता था, इसलिए ऐसे छात्र के रूप में बैठ के उनसे सीखना नहीं संभव होता था। लेकिन बात होती थी, उसी बीच में सीखता था। जब भी मेरी पत्नी वहां जाती थी पाल जी के घर, तो वो पूछते थे कि मुंडा कहाँ, और जब देखते थे कि मैं नहीं आया हूं तो वो कहते थे कि तुम अकेले ही मत आया करो। तो एक अद्भुत प्रेम था जो पाल जी जब भी मिलते थे, कभी हम मान लीजिए कि ऑफिस से निकल के 5 बजे उनके पास पहुंचे हैं, तो बोले चलो यार एक चम्मच विस्की हो जाता। तो ये जो प्रेम था उनका, हर बार मुझे लगता था कि जब भी उनसे मिलते थे जैसे वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। और मेरा ही क्यों, मैंने कहा जो भी उनके करीब रहे हैं उनको यही एहसास होता था कि वो इंतजार कर रहे हैं। कृष्णा जी बार बार कहती थी कि तुम जितना समझते हो वो इतना लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते। वो बहुत कम बोलते हैं, पर हम लोग के साथ घंटों वो बात करते थे। उनकी रचनाओं को लेकर मेरी कभी हिम्मत नहीं उनसे बात करने की। लेकिन पार परे की रचना प्रक्रिया, जो एकदम अंतिम समय में जब लिख रहे थे पार परे उपन्यास को, जो खत्म करने वाले थे, और हम लोग भारतीय ज्ञानपीठ से उनसे अनुबंध कराया था कि ये हम ज्ञानपीठ में छापेंगे, तो उस समय ये बात हुई कि उसका नाम शायद काला पानी शीर्षक रखा था उन्होंने, जिससे वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे। तो हम लोग ऐसे ही उनके घर में शाम को बैठे थे, वो टहलते हुए उन्होंने 2-3 नाम सुझाए, और मेरी भी हिम्मत हुई, मैंने भी कोई नाम सुझा दिया। जाहिर है कि बहुत अच्छा नाम तो नहीं रहा होगा, क्योंकि लेखक जब सोचता है तो वो अपने ढंग से सोचता है, उसको सुझाव कोई नहीं दे सकता। और ऐसे में उन्होंने अचानक कहा कि पारपरे नाम रखते हैं, जो बेसिक, जो मूल जो बात है, जहां पे पाजी दूसरों से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। बेसिक बात यह है कि काला पानी जो मूल जमीन है भारत की, यहाँ अगर कोई अपराधी होता तो उसको सजा मिलती थी काला पानी में, अंडमान निकोबार में, अंडमान में भेज दिया जाता था। उनकी कल्पना ये थी कि अगर अंडमान निकोबार में एक आदमी अपराधी सिद्ध होता है और फिर उसको बंबई जेल में भेजा जाता है, तो इसके साथ जो दोनों के बीच में जो विरोधाभास है, उसको पाल जी ने पकड़ा था। और पार परे हालांकि बहुत छोटा उपन्यास है, बहुत ज्यादा उसके पन्नों का नहीं है, फिर भी अद्भुत वो उसका विषय है। मुझे बहुत खुशी है कि पार परे का आवरण और उनकी चुनी हुई कहानी, जो एकदम पहले जब मेरी मुलाकात उनसे हुई राजी सेठ जी के यहाँ, तो उस समय हम लोग उनके कहानी किताब के ऊपर ही काम कर रहे थे, और उनकी श्रेष्ठ कहानियों का एक चयन ज्ञानपीठ ने निकाला था। तो मैंने उस मौके को बिल्कुल जाने नहीं दिया, और मैंने उसका आवरण मैंने स्वयं बनाया था। और ये जो 4 चित्र है, ये चारों चित्र मेरे कलकत्ता प्रवास के समय बनाए हुए चित्र थे, जिनको मैंने इसके ऊपर लगाया था, और पाल जी को बहुत पसंद
था। हालांकि पाल जी को सभी आवरण पसंद थे जितने भी बनाते रहे, और उनके पास और भी प्रकाशक जो आते थे वो प्रोत्साहित करते थे। बाद में जब रे माधव में मैं आया तो उनके समग्र की बात हुई, समग्र हम निकालेंगे, क्योंकि मेरे लिए ऐसा था कि उनका समग्र आना ही चाहिए, और उसको लेके बहुत हद तक, काफी दूर तक काम हुआ था, पर अंततः वो समग्र नहीं निकल सका। तो पाल जी के साथ जो भी मेरा रहा वो उनके जाने से खत्म नहीं होता है, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो हम सुनते हैं पर समझते नहीं है। कालांतर में समय जब बीत जाता है तो धीरे धीरे वो बातें समझ में आती है। वो मेरी कहानियों के, कई कहानियों के पाठक रहे हैं, लेकिन कभी भी उनका एक्सप्रेशन जो था, बहुत, वो बहुत ज्यादा नहीं बोलते थे, तो आपको लग सकता था कि शायद उनको पसंद नहीं है। लेकिन उसके बहुत दिनों बाद अचानक वो उस कहानी के खासियत के, मतलब एक अद्भुत एक पक्ष के ऊपर अपनी टिप्पणी करते थे। और वो ये भी था कि उस समय हंस में प्रकाशित उसने कोई कहानी उन्होंने पढ़ी हो या किसी से सुना हो कहानी, तो उस कहानी को जरूर पढ़वाते थे। मुझे याद है कि बहुत मतलब जब शुरुआती समय गुलजार साहब की एक कहानी आई थी, माइकल एंजेलो, उसको पाल जी ने मुझसे कहा था कि उसको जरूर पढ़ो, और मैं नहीं पढ़ पाया था क्योंकि किसी काम में व्यस्त था। तो पाल जी बिल्कुल नाराज हो जाते थे कि इतना काम क्या है भाई, आपको 10-20 मिनट समय निकाल के कहानी नहीं पढ़ सकते? अगर कोई खुद कहानीकार बनने के लिए पढ़ रहे हो तो मत पढ़ो। तो इन सब चीजों की जो एक एक लाइन में जो बात करते थे, उसकी व्याख्या, उसकी समझ है, बहुत दिनों बाद बहुत धीरे धीरे होती थी। उनके न रहने पे जो हिंदी उर्दू के जो पाठक हैं, लेखक हैं, उनको सचमुच का बहुत नुकसान हुआ। उसका कारण यह है कि उनका लेखन बिल्कुल विशिष्ट था। बिल्कुल विशिष्ट इसलिए मैं कहूंगा कि उन कहानी के बारे में उनकी धारणा या उनकी समझ ही अलग थी। वो जिस खामोशी की बात, जैसे मैंने शुरू में कहा, खामोशी की बात करते हैं, वो आजीवन वो उस खामोशी को समझते रहे और जीते रहे। एकदम अंतिम समय में जब भी कभी जाना हुआ तो मैंने देखा पाल जी बहुत ज्यादा बोलते नहीं थे। अचानक पाल जी आए और मुझसे बोलेगा कि क्या करूं मैं यार, वो कहानी लिखी थी ना, उसके जो कैरेक्टर्स है वो आजकल हमारे पास आके रह गए, हमारे पास बैठ जाते हैं और वो बहस करते हैं। तो सुन के मुझे आश्चर्य नहीं होता था, क्योंकि मैं समझ सकता था कि जो मैंने अभी जिक्र किया इसका, कि उनके पात्र ये जरूरी नहीं कि जीवन से उठाए गए हों, लेकिन जब वो उठाते थे वो जीवन तो उठते थे और उनके साथ रहते थे। ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन सा लेखक है जो ये कहेगा कि हर शहर छोड़ने पर हम मरते हैं और नए शहर में जाके हम जन्म लेते हैं? ऐसा कौन है जो कहेगा कि दुखी रहो? इस तरह जो पाल जी का पूरा जो व्यक्तित्व था, उसने मुझे, मेरी मेरी कहानी को तो क्या करेंगे, मैं तो उस तरह से कहानीकार होने का कोई दावा नहीं है, लेकिन चित्र बनाता हूं और चित्र में बार बार मुझे लगता है कि दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट वो कहा करते थे, अनकॉम्प्लिकेटेड एंड सिंपल। पेंट कहानी में या पेंटिंग में कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं है, जटिलताओं की जरूरत नहीं। शिल्प के बारे में इतनी जटिलताओं ना बनाइए। पेंटिंग में मैं हरदम देखता हूँ, और शायद अगर जो लोग मेरे चित्रों से परिचित हैं, तो मुझे लगता है कि चित्र के जरिए एक बहुत बड़ी बात कह दें, और अगर वो बात नहीं समझ में आ रही तो मुंह से कह दें, लिख के कह दें कि मेरे चित्र में ये बनाया वो बनाया, ये बिल्कुल निरर्थक है। चित्र अपने आप में पूरे होते हैं, जैसे कहानी अपने आप में पूरी होती है। उसके बाहर उसकी व्याख्या खड़ी करके उस पर बोलना मेरे ख्याल से उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। और बहुत सारी चीजें याद आ रही हैं, लेकिन आज गले की हालत बहुत अच्छी नहीं है। मेरे ख्याल से मैं रुक के थोड़ा, अर्पण जी कुछ कहें तो फिर मैं अब बोलता हूँ। जी, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको सुनते हुए, अशोक भौमिक जी। और जिस तरह से एक लेखक का प्रभाव
हमारे मन पर आप पड़ता अनम्यूट कर है। लीजिए। मैंने मेरी माइक ऑन आपका है, म्यूट है। आवाज नहीं आ रही क्या? मेरी आवाज आ रही है जी। मुझे लगता है मेरे साथीगण बताएंगे, मेरी आवाज संभवतः आ रही होगी। कोई दर्शकों में से बतलाएंगे क्या? अर्पण जी, मैं नहीं सुन पा रहा हूं आपको। अरे, अब आ रही है आवाज? नहीं, नहीं सुन पा रहा हूं। दर्शक, आ रही है। सुकृता पॉल जी का भी कमेंट आ गया है, आवाज आ रही है। आप एक बार अशोक जी यहां से बाहर निकलकर दोबारा से लॉगिन कर लें तो संभवतः यह समस्या ठीक हो जाएगी। और जी, आप दोबारा से लॉगिन कर लें। और मित्रों, इस बीच हम ऐसा करते हैं कि जोगिंदर पॉल जी पर केंद्रित इस वक्तव्य में जब तक कि हमारे आज के वक्ता अशोक भौमिक जी पुनः आ जाएं, क्यों नहीं उनके उपन्यास, जोगिंदर पॉल जी के उपन्यास पार परे से कुछ एक अंशों का पाठ कर लें, क्योंकि आज इस उपन्यास की चर्चा अशोक भौमिक जी के वक्तव्य में हमने सुनी। जी, अशोक जी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही जी है। जी, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि जी, पार परे उपन्यास की काफी चर्चा हुई जी, आप के आज के इस वक्तव्य में। तो मैं इसके शुरुआत के कुछ अंश पढ़ता हूं और जी, फिर आप पुनः कोई और ऐसी बात जो आप करना चाहें कीजिएगा, अच्छा लगेगा। जरूर। मित्रों, यह किताब भारतीय ज्ञानपीठ से आई। इसका आवरण स्वयं अशोक भौमिक जी ने बनाया और इसकी चर्चा भी हुई कि किस तरह नाम को बदला गया। उर्दू से रूपांतर विजय और कृष्णा पॉल जी ने किया। यह किताब वर्ष 2004 में प्रकाशित हुई। और किताब का समर्पण देखिए, जिस तरह से अभी बात कर रहे थे अशोक भौमिक जी कि वे हमेशा आशीर्वाद में कहते थे कि दुखी रहा करो, तो वो यह जो इस उपन्यास का समर्पण है, यह भी अपने आप में बड़ा मतलब सादगी भरा समर्पण है। और जोगिंदर पॉल जी की शख्सियत और उनकी बेबाकी को भी अभिव्यक्त करता हुआ समर्पण है। वे लिखते हैं, अपने दोनों नाराज बेटों के नाम, खुदा उन्हें सलामत रखे। तो कई बार हम सभी के घर में होता है, हम सभी के साथ होता है, हमारे बच्चे नाराज हो जाते हैं, हमारे घर के कोई और सदस्य भी हमसे नाराज हो जाते हैं। तो उसको किस तरह से समर्पण का एक हिस्सा बना लेते हैं जोगिंदर पॉल, यह उनकी सादगी ही है। तो आइए इस उपन्यास की शुरुआत के कुछ एक पृष्ठ सुनते हैं। पार परे जोगिंदर पॉल। पुतले वाला चौक पोर्ट ब्लेयर के पुराने शहर में स्थित है। पहले यहां किसी अंग्रेज बहादुर का बुत हुआ करता था, मगर देश की आजादी के बाद उसे उतार कर जवाहरलाल नेहरू को यहां स्थापित कर दिया गया। केंद्रीय सरकार का एक सीनियर मंत्री उस बुत के अनावरण की रस्म पर दिल्ली से आया था और अपने भाषण में उसने वहां के दंडित मूर्तिकार को मूर्तिकार की तारीफ करते हुए बड़ी गर्मजोशी से कहा था कि मुझे इस मूर्ति में से नेहरू की रूह झांकती हुई महसूस होती है। तुम्हारी क्यों नहीं, किसी ने मूर्तिकार से पूछ लिया था। इसलिए कि सिर्फ उन्हीं रूहों को खटका लगा रहता है
जो अपने किए धरे की सजा से बच निकली हो। उसने हंसकर जवाब दिया था, हाँ, तुम तो अपनी भुगत चुके हो, परंतु बाबा लालू तो हर एक से कहता फिरता था, तुम कहते हो भाई तो माने लेता हूं, यह पुतला नेहरू का है, पर मैं तो इसे जब भी देखता हूं यही लगता है अपना वही अंग्रेज बहादुर खड़ा है। हैरत है बाबा, क्या तुमने नेहरू की तस्वीर भी नहीं देख रखी? कैसे नहीं देख रखी है भाई? सारे मुल्क में हर पनवाड़ी ने इसे फिल्म एक्टरों फिल्म एक्टरों के झुरमुट में सजा रखा होता है। फिर बाबा, फिर क्या? उसी की पहचान में तो बिगाड़ पैदा होता है, जो सिर्फ तस्वीरों में ही देखने में आए। हाँ, अपनी मां से बिछड़े हुए 40 साल से भी ऊपर हो लिए है। काले पानी का एक और पुराना बंदी बोल पड़ा, इस सारी मुद्दत में मैंने मां का कोई चित्र नहीं देखा। उसकी कीचड़ आंखों से पानी की एक धार फूट आई, पता नहीं किसी बीमारी से या रोने से। अब तक वह 2-3 बार मर खप चुकी होगी, मगर मैं उसे बकरी की जून में भी देख लूं तो झट पहचान लूं। पुतले वाले चौक के दाएं पहलू की ढलान पर एक रास्ता बेख्याली से ठोकर खाकर नीचे की ओर लुढ़कते हुए किस्सों वाली गली में जा गिरता है। बाबा लालू इसी गली में रहता था। वह दाईं तरफ 2.5 मंजिला 5वां मकान, काले पानी की सजा मिलने पर पहले चंद माह तो उसे सेलुलर जेल में रखा गया और फिर कानून के अनुसार 1.5 साल के लिए किसी और जेल में भेज दिया गया, जहां से निश्चित मुद्दत के बाद खत्म होने पर वह नीम आजाद कैदी का दर्जा पाकर खुली बैरकों में आ गया। उन दिनों यहां इतने ज्यादा कैदी जमा हो गए थे कि मालूम होता था कि वे बैरकों में नहीं रह रहे, बल्कि बैरकें ही उनमें पांव पसार कर टिक गई है। अब देखिए किस तरह से वर्णन का कौशल देखिए। जब जेल में कैदियों की संख्या बढ़ गई है तो जेल ही जैसे छोटे पड़ रहे हों, इसको कैसे वे इन आसान से लफ्जों में और इस ह्यूमर के साथ और इस कहीं ना कहीं एक टीस के साथ भी पूरी बात को रखते हैं। ऐसे में चीफ कमिश्नर ने एक स्पेशल हंगामी हुक्म जारी कर दिया कि बैरकों के अमन पसंद कैदियों को आम कायदे से हटकर शहर में खुले बास के लिए फौरन छोड़ दिया जाए। इसलिए बाबा लालू भी बाहर आ गया, मगर बाहर आकर भी उसे इसी मसले का सामना करना था कि किसी तरह जिंदगी की कोई चार दीवारी मिल जाए। हाँ और क्या, घर ही तो नहीं। काले पानी की सजा मिलने से पहले भी बाबा लालू का कहीं भी अपना कोई घर न था। जो लड़का अपने माँ बाप, भाई बहन, किसी भी अपने को न जानता हो, उसका घर कहाँ होता है? लोग कहते हैं जो अपने माँ बाप या कम से कम माँ को न पहचानता हो, उसे हम आदमी की औलाद में क्यों कर शामिल कर सकते हैं। मगर बाबा को क्या पड़ी थी कि वह अपने आप को
आदम की औलाद साबित करने का उपाय करता। वह तो यूं हुआ कि ऊपर बादलों में उड़ते उड़ते किसी आवारा देवता की एक अप्सरा से मुठभेड़ हो गई और उनके यौन संबंध पर बाबा अप्सरा की कोख में ठहर गया। नहीं, ठहर क्या गया, अपने अलौकिक माँ बाप की सूचना के बगैर उसी दम पैदा होकर किसी बादल में जा अटका। बाबा की यही मुश्किल थी कि अपनी हर कहानी वह अंकों की बजाय रूपक में ही बयान करता। अब आगे की भी उसी की जुबान में सुन लीजिए। फिर रिमझिम का समा बंधा तो मैं बूंदों में घिरा चुपके से किसी जंगल में टपक पड़ा। फिर क्या, जंगल में किसी रीछनी ने मुझे अपना दूध पिला पिलाकर पैरों पर खड़ा कर दिया और फिर रीछनी तो अपनी राह हो ली और मैं किसी भेड़िए की दुम पकड़कर खेलते खेलते जंगल से बस्ती में आ निकला। यह कैसे हो सकता है बाबा? पर हो तो गया भाई। न होता तो सीधे बस्ती में कैसे आ पहुंचता? यह किस्सा छोड़ो बाबा, यह बताओ यहां काला पानी कैसे आ पहुंचे? इसी तरफ तो आ रहा हूं। बाबा लालू अपनी दास्तान सुनाते हुए उसे फिर से जीने लगा। उसी बस्ती में एक बूढ़ा और तनहा स्कूल मास्टर था, बाबू अल्लाह हदीता, जो अपने मुंह में निवाला भी कुछ इस तरह डालता जैसे स्कूल के बच्चों को मुंह में निवाला डालने की सबक दे रहा हो। यूं बाबू को बाप बनने की बड़ी तमन्ना थी, मगर बीबी के बगैर उसकी यह तमन्ना क्यों कर पूरी होती? उसी ने मुझे अपने घर में डाल लिया। हाँ, डाला तो बेटा बना के ही, मगर क्या बताऊं, बेचारा अपनी जिनसी भूख से इतना तंग था कि अगर मैं उसका सचमुच का बेटा भी होता तो वह मेरे साथ वही करता जो किया करता था। क्या किया करता था बाबा? अरे भाई, समझ जाओ ना, जो करता उसके सिवा और क्या करता। भूखे को रोटी न मिले तो वह अपने कपड़े ही फाड़ फाड़ कर खाना शुरू कर देता है। हाँ, मुझे क्या पता था कि वह मुझसे क्या कर रहा है। मैं तो निहाल था कि वह मुझे अपने हाथों से बनाई कच्ची रोटियां और बासी सालन खिलाता है। मेरे दिन बड़े मजे से गुजर रहे थे और मैं इसी तरह 8वीं नहीं 9वीं जमात तक पहुंच गया था। समझते तो सब कुछ होंगे, फिर भी सब कुछ समझता था भाई। समझ में तो तुम्हारे नहीं आ रहा है। जिन बच्चों का कोई आगा पीछा न हो, वे पैदा होते ही अपने पैरों पर चलकर, हंसो नहीं भाई, मैंने अपनी इन्हीं 2 आंखों से देखा है, वाकई अपने पैरों पर चलकर सबसे पहले पनाह ढूंढते हैं। तुम्हें यकीन नहीं आएगा भाई, एक दफा का जिक्र है कि एक आध पृष्ठ और पढ़कर वापस आप तक आता हूं अशोक जी। एक अंतिम पृष्ठ पढ़कर, क्योंकि समय की भी सीमा है। अशोक जी, मेरी आवाज आ रही होगी? आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही तो एक बार फिर से आप क्या हो रहा है? समझ नहीं आ रहा है। आप एक बार फिर से निकल कर बाहर आ जाएं। मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं। ओके, तो आप एक बार बाहर निकल के फिर से आ जाएं, तब तक मैं एक आध पृष्ठ और पढ़ लेता हूं। जी, पहले अपनी मैं इस हिस्से को पढ़ लेता हूं। जी, हाँ सुनिए। पहले अपनी यह कहानी तो पूरी कर लो बाबा। तुम मास्टर अल्लाह दीता के साथ रह रहे थे, फिर
हाँ, वो मैं अभी अपनी नवी जमात भी पास नहीं कर पाया था कि मेरा कुंवारा और बूढ़ा बाप अल्लाह दीता अचानक चल बसा। खुदा उसे मुआफ करे। जब मैं उसे उर्दू और फारसी पढ़ते पढ़ते थक जाता था तो वह मुझे हिदायत करता, चलो उठो, अब चारपाई पर औंधे लेट जाओ। बाबा, बाबू अल्लाह दिता के बाद तुम, क्या नाम था उसका, सत्यवती के हत्थे कैसे चढ़े? टोको नहीं, बाबा को आप ही सुनाने दो। सत्यवती हमारे स्कूल की मैनेजर थी। वह मुझ पर तरस खाकर मुझे अपने साथ ले आई। इस तरह मेरा स्कूल जाना भी न छूटा और मैं उसके घर का कामकाज भी देख लेता। और अरे भाई, क्यों मुझसे गड़े मुर्दे उखड़वाते रहते हो? नहीं, आगे को भी सुनाइए। जो गुजर गई वह तो पीछे रह गई, पर सुनो, सत्यवती बाबू अल्लाह दिता से भी 2 हाथ आगे थी। वह अक्सर मुझे अपने साथ सुलाने के लिए बेडरूम का रुख करने का हुक्म देती। उसका बूढ़ा शौहर अमूमन अपने बिजनेस टूर पर कहीं बाहर गया होता, और जब न गया होता तो मियाँ बीबी आपस में लड़ते झगड़ते रहते। इसी तरह मेरे 2.5-3 साल गुजर गए। फिर एक रात क्या हुआ कि मियाँ बीबी का झगड़ा तूल पकड़ गया। मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। उस रात मैं मस्जिद से सोने की तैयारी कर रहा था। थोड़ी देर में बंदूक की गोली चलने की आवाज सुनाई दी। मेरी शामत आई थी कि मैं दौड़ा दौड़ा उनके कमरे में जा पहुंचा। बस फिर क्या, सत्यवती के शौहर के खून के इल्जाम में धर लिया गया। पर खून तो सत्यवती ने किया था बाबा। पर सत्यवती के वकील की बहसें सुनकर मुझे भी यकीन आ गया था कि खूनी मैं ही हूं। हमारे मित्र धनंजय सिंह लिख रहे हैं, मैंने आज तक जोगिंदर पॉल जी के सृजन को नहीं पढ़ा अर्पण जी। काला पानी को पढ़ रहे जिसे श्रोता सुन रहे हैं, प्रेरणात्मक है। भौमिक दादा ने कह दिया उतना पर्याप्त है। आप भौमिक दा को मंच पुनः दें। जी, मैं वही कोशिश कर रहा हूं धनंजय जी कि वे वापस जुड़ जाएं। कुछ उनके पक्ष पर तकनीकी समस्या है। जब वे कुछ देर के लिए स्टिल हो जाते हैं तब संभवतः वे मेरी आवाज नहीं सुन पाते हैं। इसलिए मैंने उन्हें अनुरोध किया है कि वे दोबारा से लॉग इन कर लें। फिर हम उन्हें यह मंच देंगे और उनसे आगे की बातचीत भी सुनेंगे। तब तक इस उपन्यास पर पुनः आते हैं। पर खून तो सत्यवती ने किया था बाबा। पर सत्यवती के वकील की बहसें सुनकर मुझे भी यकीन आ गया था कि खूनी मैं ही हूं। बाबा, क्या तुमने जुर्म का इकबाल कर लिया था? मेरे वकील ने मुझे राय दी थी कि फांसी से बचने का यही एक तरीका है। अगर आप में से किसी के पास नंबर हो तो उन्हें फोन कर दें, और ताकि मैं अबाधित रूप से इस पाठ को आगे कायम रख सकूं। उन्हें जुड़ने के लिए कह दें। मगर क्या भाई, जैसे भी जीना मिल जाए, मरना क्यों? ये इस तरह से हम एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर को सुन रहे हैं। मुझे लगता है मित्रों, अशोक जी द्वारा जुड़ गए हैं। अशोक जी अपने को स्टेबल कर लें। और हमने एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर, इस तरह से हम एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर के कुछ अंश से जुड़ी कुछ बातों को यहाँ पर रखा उपन्यास के शुरुआती अंश से। तो आप कृपया अपने को स्टेबल कर लें
और आगे की बात करें, इसके पहले कि कनेक्शन दोबारा से बिगड़ जाए, हम लोग चाहते हैं अशोक जी आपको सुन लें। जी स्वागत। अब सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। जी बीच में पता नहीं कहाँ क्या हो गया, तो मैं सुन जी नहीं पा रहा था आपको। जी जी कोई और बात नहीं। जी जी आप तो कुछ और पारंपरिक बात करते हैं। ना, हाँ, उसको कंटिन्यू रखिए। नहीं मुझे लगता है कि आप अपनी बात रख लें, क्योंकि अगर ज्यादा देर तक आप स्टिल रहेंगे हाँ तो हाँ, संभवतः वह समस्या फिर से रिपीट न हो नहीं, जाए। मेरी जो बात रखनी थी मैंने रख लिया। मेरे गले में थोड़ी तकलीफ है आज। मैं अच्छा, आपका वो सुनना चाहूंगा जो आप पढ़ रहे हैं। जी जी ठीक है, मैं आगे जारी जी रखता हूं। जी, जारी रखिए। ओके, देखिए धनंजय सिंह आपके लिए लिख रहे हैं, हाँ भौमिक दादा गर्म पानी ले लें और पुनः आए। आपको वो और सुनना चाह रहे हैं, कई और मित्र भी। नहीं, फिर सुनाएंगे, हम फिर सुनाएंगे। तकलीफ है। जी अरब तो रहो मैं में नहीं, फिर इसको, बोलेंगे बोलेंगे। हाँ, वह कैसे किसी और की हत्या के जुर्म में खुद बाबा जो है वो अपना जुर्म को स्वीकार कर लेते हैं और जेल में जाते हैं। यहां तक हम कहानी पढ़ चुके हैं। एक दो पृष्ठ और पढ़कर हम लोग इस कार्यक्रम को विराम भी दे सकते हैं। जी मैं आगे पढ़ता हूं अशोक जी और मित्रगण। अगर मगर क्या भाई, जैसे भी जीना मिल जाए, मरना क्यों। मेरी तो इस ख्याल से ही जान निकलने लगती है कि पांवों के नीचे से जमीन सरक गई है और मैं गले से बंध कर हवा में लटक गया हूं। आगे की सारी कहानी हमें मालूम है बाबा। हाँ, मेरी सारी कहानी का निचोड़ यह है कि जमीन जितनी भी चिकनी हो, गिरने से बचे रहो। या पैर फिसल भी जाए, या पैर फिसल भी जाए तो लुढ़क लुढ़क के सीधे अपनी किस्सों वाली गली में आ पहुंचो। किस्सों वाली गली में पहुंचने से पहले भी बाबा लालू यहीं किस्सों वाली गली में ही रहता था। इसलिए वह पैदाइशी पर बादलों से टपक कर जंगल में आ गिरा। रिछनी का दूध पी पी कर बड़ा हुआ और भेड़िए की पूंछ पकड़कर अल्लाह दिता के दरवाजे पर आ पहुंचा। और अल्लाह दिता ने भी न रहा तो सत्यवती की ख्वाबगाह के रास्ते यहां अपने 2.5 मंजिला घर। अल्लाह का शुक्र है, सोच सोचकर बाबा लालू के मुंह से अल्लाह दित्ता का तकिया कलाम झूल जाता। यहां काले पानी पहुंचने पर लालू कुछ अरसा तो सेलुलर जेल में बेड़ियों में रखा गया। उसकी खुशकिस्मती थी कि उन दिनों सहायक जेलर कोई स्टीवेंस था, जिसकी घनी खारदार मूछों तले फटे फटे होठों से मीठे बोल इस तरह निकलते जैसे मैले रंग की झाड़ियों की के झुंड से रंग बिरंगे नन्हे मुन्ने परिंदे जो ठोड़ी तक जरा से झुककर उसके सारे चेहरे को अपनी सजल उड़ान में भर लेते। देखिए किस तरह के बिंब लाते हैं जोगिंदर पॉल। यहां पहुंचने के दूसरे ही दिन लालू ने अचानक जो अपना सिर जेल की लोहों की सलाखों की तरफ उठाया तो स्टीवेंस के फटे हुए होठों से एक नन्हा मुन्ना परिंदा उसके कदमों में उड़ गया। माँ बाप याद आ रहा है। लालू के पास रंगीन और चिकने कागज में लिपटी हुई एक टॉफी आ गिरी। खाना सकता। ची ची चा, परिंदा उसके कदमों से उड़कर सिर पर आ बैठा। हाँ हाँ, खाना सकता। लालू ने टॉफी उठाकर कागज समेत मुंह में डाल ली।
ची च ची। लालू के मुंह में मिठास घुल रही थी और परिंदा सिर पर चहचहाए जा रहा था। स्टीवन साहब की मेहरबानी से लालू की बेड़ियां चंद ही हफ्तों में खोल दी गई। बेड़ियां खुल जाने पर मानो मेरी सजा पूरी हो ली और मैं आजाद हो गया। अपनी कहानी का यह हिस्सा सुनाते हुए बाबा लालू गोया रिछनी का दूध गट गट गले से नीचे उतार रहा होता। खुले पैर चल चलकर चौपाए भी अपने आप को अशरफ उल मखलूकात समझने लगते हैं। अशरफ उल क्या मतलब बाबा? बाबा मुस्कुराकर सोचने लगता, इन बेचारों का क्या दोष। अगर इन्हें भी एक बार अल्लाह दिता की चरपाई पर औंधे लेटने का मौका मिल जाता तो आप सब कुछ सीख जाते। वह पूछने वाले को जल्दी जल्दी अशरफ उल मखलूकात या किसी और शब्द का मतलब समझाकर अपनी बात की तरफ लौट आता। आजाद कदम होकर सबसे पहले मैंने एक लंबी दौड़ लगाई और सांस फूल गई तो अपने आप को समझाने लगा कि अब पैरों में कौन सी बेड़ियां पड़ी हुई हैं, मौत तक चलते ही जाना है। आराम से कदम ब कदम चलकर बूढ़े होंगे। स्टीवेंस साहब मुझसे बातें करने के लिए अक्सर मुझे रोक लिया करते थे। उन्होंने भी यही राय दी कि काम अगरचे हाथ पैर हिलाने से ही पूरा होता है, मगर सूझबूझ बरतने से बेहतर हो जाता है। मैंने उनकी नसीहत पर हमेशा अमल किया और वो मुझसे इतने खुश हुए कि कम से कम आजमाइशी मुद्दत पूरी होते ही मुझे सेलुलर जेल से बैरकों में भिजवा दिया। ये वही स्टीवन साहब है ना बाबा, जिन्होंने खुदकुशी कर ली थी? हाँ, वही। बाबा स्टीवेंस का पूरा चेहरा आंखों में लाने के लिए जरा रुककर बोला, बड़ा नेक आदमी था, कैदियों को ढाढ़स बंधाता रहता था। उदास क्यों होना मांगटा, हम सब लोग अपना कैद काट रहा है। तुम कोठरी में, मैं अपना वडन में, लो यह सिगरेट पीना सकता। बाबा लालू अपनी ठंडी सांस भरकर स्टीवन साहब को अपने अंदर उतार ले गया। इतना नेक था, मालूम नहीं क्यों इतना दुखी था। बाबा, किसी ने उसे टोका, जब इतना नेक था तो दुखी होगा ही। गलत। महंत जालिम सिंह बाबा लालू का पुराना साथी था। मैं खूब जानता हूं लालू, मैं नेक बेक नहीं, फिर हंसदे खेलदे भी क्यों दुखी रहता हूं। बाबा लालू ने महंत को प्यार भरी नजरों से देखकर सोचा कि जो आदमी उसकी तरह अपना हर काम जब बोलकर करता है, उसे क्या पता वो कितना नेक है। बाबा लालू के संगी साथियों को तो बाबा से उसके किस्से सुनने का चस्का था, मगर बाबा को भी अपने किस्सों कहानियों से मुंह खाली कर लेने का मौका न मिलता रहता तो वह अपने भरे मुंह में रोटी का एक लुकमा भी न ठूंस पाता। अच्छा यह बताओ बाबा, गौरा चाची से पहली बार कहाँ मिले थे? अरे इतना भी नहीं जानते? यहीं बैरकों में, और कहाँ? हाँ, जब दोनों ने बैरकों की तयशुदा मुद्दत पूरी कर ली तो उन्हें बाकी की कैद में भी बैरकों में ही काम धंधा मिल गया। हाँ भाई, वो तो अच्छा हुआ मुझे काले पानी की सजा मिल गई, वरना तुम्हारी चाची से कहाँ मिलता, उसे ढूंढने किधर जाता। मैं तो उसकी शक्ल सूरत से भी ना वाकिफ था।
नहीं बाबा, चाची के धोखे में तुम किसी और का हाथ भी जा पकड़ते तो मारामारी के बाद तुम्हें यहीं भेज दिया जाता। हाँ भाई, संजोग बड़े बलवान होते हैं। सत्यवती से मुंह काला किया तो चाची गौरा नसीब हुई। बैरकों में तो मुझे बहरहाल पहुंचना ही था। चाची गौरा जवान जहान थी, मगर बैरकों में सब छोटे बड़े उसे चाची कहकर बुलाते थे। बाबा लालू उन दिनों पहले 1.5 साल तो बैरकों में पत्थर कूटता रहा, मगर बकिया सालों में उसे अस्थायी तौर पर बैरकों के मेस में ड्यूटी सौंप दी गई। एक दिन वह औरतों की एक पंक्ति में दाल बांट रहा था कि चाची की प्याली में शायद उसने पूरी दाल न उड़े दी। बस फिर क्या था, चाची ने उसका हाथ पकड़ लिया। जानते हो मैं कौन हूं? बाबा ने उसे बड़े ध्यान से देखा और वह उसे भा गई। तुम बताओगी बीबी तो क्यों न जानूंगा। चाची जात की कंजरी थी और काले पानी इसीलिए आ पहुंची थी कि उसके किसी ग्राहक ने उसके साथ पूरी रात बसर कर पैसे मारकर चंपत हो जाना चाहा, और तू मैमे के दौरान गौरा ने उसे जोर से धक्का दिया तो वह कोठे के कमजोर जंगले समेत सड़क पर आ गिरा और गिरते ही दम तोड़ दिया, और वह बेचारी खून के मुकदमे में फंस गई। बताओ न बीबी कौन हो। बताऊंगी तो पता नहीं यहां काले पानी से भी आगे कहां जा पहुंचोगे। चाची ने बाबा को जवाब दिया, चुपचाप भाई बनकर पूरी दाल बांटो और आगे बढ़ो। बाबा ने हंसते हुए पूरी सी भी दूनी दाल उसके प्याले में डाल दी। मैं क्या तुम्हें भाई मालूम होता हूं बीबी? तो क्या तुम्हें अपना खसम बना लूं? चाची ने ढीला होकर बनावटी गुस्से में कहा, कोई ऐसी वैसी नहीं, पूरी कंजरी हूं। चलो आगे बढ़ो। उस रोज के बाद बाबा लालू का नियम हो गया कि दाल बांटते हुए चाची तक पहुंचकर पहले तो जरा हंसता और फिर उसकी प्याली में दुगनी डाल दुगनी दाल डालकर उसे चोर आंखों से देखते हुए आगे बढ़ता। इस तरह कई दिन बीत गए, और एक दिन एक दफा शाम के वक्त वह जरा बन ठन कर बाहर घूमने निकला तो उसे पीछे से सुनाई दिया, सुनो। आवाज पहचान कर बाबा का दिल धक धक धड़कने लगा। कहो बीबी। चाची उसके पास आ खड़ी हुई। मेरे खाने पीने का इतना ध्यान क्यों रखते हो रे? तुम्हें बुरा लगता है बीबी? नहीं, अच्छा लगने लगा है। उन दोनों के कदम आप किसी एकांत कोने की ओर उठने लगे। मैंने सुना है। क्या नाम है तुम्हारा? लालू। अच्छा, मैंने सुना है लालू, 2-4 हफ्तों में हमारे यहाँ बैरकों से छुट्टी हो जाएगी। हाँ, लालू गोया मन ही मन में कोई बड़ा अहम फैसला कर रहा था। तुम कहाँ जाओगी? चाहो तो तुम्हारे ही संग। कंजरी ने आंखें मटकाकर जवाब दिया। लालू से खुशी से चला न गया। बैठो, यहीं जरा बैठ जाते हैं। वे दोनों बैठ गए तो चाची गौरा उसे बताने लगी, मैं कोई घर गृहस्थिन नहीं हूं लालू कि धोखा दे जाऊं। लालू ने चाची के बारे में पूरी तफसीलात मालूम कर रखी थी, मगर शादी तो हमें करनी ही होगी। सच। बाबा लालू कहा करता, उस वक्त मुझे गौरा इतनी प्यारी लग रही थी कि एक बार तो मैंने तय ही कर लिया था कि शादी की ऐसी तैसी सबकी नजर बचाकर उसे उसी दम सीधा अपने कमरे में ले जाऊं। तुम पहले मर्द हो लालू जिसने मुझसे शादी की बात की है।
चाची गौरा ने किसी गृहस्थन की तरह अपना सिर ढांप लिया। मुझे यकीन है सारी उम्र हिस्से से दुगनी दाल बांटा करोगी। तो तुम्हें मंजूर है? मंजूर क्यों नहीं होगा रे? एकदम उम्र भर का सौदा करने पर राजी हो गए हो। यह क्या कोई मामूली बात है? थोड़ी देर में भी जब वहां से उठने लगे तो लालू ने हंसकर दुल्हन चाची से पूछा, मुझे तो धक्का देकर गिरा तो न दोगी बीबी? मुझे बीबी मत कहो। चाची ने अपना दुपट्टा सिर से झटक दिया। कभी किसी कंजरी से वास्ता पड़ा है? वह अपने मर्द के साथ जुड़कर खड़ी हो गई। हम लोग बदनाम जरूर हैं, पर पाई पाई का हिसाब चुकाए बगैर अपना दम भी नहीं निकलने देते। हम लोग बदनाम जरूर हैं, पर पाई पाई का हिसाब चुकाए बगैर अपना दम भी निकलने नहीं देते। तो इस तरह से मित्रों, हमने इस उपन्यास का एक अध्याय पूरा सुना दिया। काफी वक्त लिया। अशोक भौमिक जी भी बिल्कुल मंत्र मुग्ध होकर सुनते रहे, जितना भी सुन सके। तो अगर अनुमति हो दादा, तो इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त किया जाए। अशोक जी, आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, अब आ रही है। तो इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त किया जाए। जी जी बिल्कुल, यही समाप्त करें। बहुत अच्छा पाठ किया आपने, बहुत अच्छा जी पाठ। शुक्रिया। जी और शुक्रिया। उपस्थित सभी दोस्तों को नमस्कार। फिर कभी ऐसा मौका मिलेगा विस्तार से और भी बात करूंगा। जी आज कुछ प्रॉब्लम हो रहा था सब मिला के। जी फिर भी पाल जी को कभी भी कहीं भी याद करना, और याद भी नहीं करना, वो तो साथ साथ चलते हैं। तो ये एक सुखद है। और जो कुछ भी व्यक्तिगत रूप से मैं कह सकता हूँ कि जो कुछ भी आज मैं हूँ, तो इन्हीं लोग जैसे, इन्हीं दो चार लोग जो जिंदगी में मिले, उनका ही साथ रहा कि जो मैं कुछ कर पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्पण जी, आपने ऐसा मौका दिया। और इतनी बड़ी एक इतने बड़े आयोजन में जब आप रोज एक को कर रहे हैं, आज 11वीं कड़ी थी, उसमें मुझको आपने जोड़ा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, आपने समय निकाला और इतनी अच्छी और आत्मीय बातचीत संभव हो पाई। सभी मित्रों का धन्यवाद जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और जोगिंदर पॉल जी पर यह एकाग्र जारी है। कल हम एक नई कड़ी में पुनः मिलते हैं। शुभ रात्रि।